आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजमेंट। सबको नज़र आ रहा है और सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। सर ये इसको रिकॉर्ड कर लें लेक्चर को, ताकि वो आगे जो बच्चे नहीं आ सके आज स्पोर्ट्स की वजह से। ओके बेटा। अच्छा, इसके अंदर हम एडवर्टाइजिंग की थ्योरीज पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि वो जब एक एडवर्टाइज बनाया जाता है तो उसकी कंपनी की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, यही बस तीन चार चीज़ें हैं हल्की फुल्की। कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए हुए, उनको अगर आपने गो थ्रू करना है तो जो मैंने आपको बुक दी है पढ़ने के लिए हल्की फुल्की, वो आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पॉइंट्स। ठीक है। एडवर्टाइजिंग थ्योरी क्या होती है? इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, few two theoretical approaches help provide a solid foundation: the hierarchy of effects model and a mean and chain assist in developing effective campaign। ये दो थ्योरीज हैं, hierarchy of effect model और means and chain assist। अब हम hierarchy of effect को डिस्कस करते हैं पहले। The hierarchy of effect model helps to clarify the objectives of advertising campaign। ठीक है। The model outlines 6 steps a consumer or business buyer moves through when marketing purchase। पहली है अवेयरनेस, दूसरी है नॉलेज, तीसरी है लाइकिंग, चौथी है प्रेफरेंस, पांचवी कन्विक्शन, छठी है एक्चुअल परचेज। ये हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस पढ़ा था शायद हल्का फुल्का। तो उस उस प्रोसेस को देखें और इस हायरार्की को देखें, इसमें कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपने चीज़ क्या खरीदी है। ये वो तीन स्टेप्स हैं जो आपने उधर भी पढ़े हुए हैं। तो ये वाला जो हायरार्की का इफेक्ट है ना, ये इस तरह होता है कि आपके पास अवेयरनेस है जो चीज़ आप उसको लेने जा रहे हैं, आपके पास नॉलेज है जो आप लोग एडवर्टाइजिंग कंपनीज डिलीवर करती हैं डिफरेंट कंपनीज को। लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी पता होना चाहिए, फिर लोगों की प्रेफरेंसेस का भी पता होना चाहिए, लोगों की कन्विक्शंस का भी पता होना चाहिए, और लोग जो चीज़ खरीदते हैं उनका भी डाटा आपके पास पता हो। मीन्स एंड थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये एक क्रिएटिव मीन एंड थ्योरी है। इसके अंदर आपके पास जो मैसेज है ना, जो कस्टमर को देना है आपने, वो उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक हो, पर्सनल वैल्यूज़ के मुताबिक। उसके अंदर जो आप चीज़ दे रहे हैं उसको आप उसको एक पर्सनल वैल्यू क्रिएट करके दें। इसके अंदर मैंने आपको पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, कंफर्टेबल लाइफ, इनर पीस, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, मच्योर लव, पर्सनल सेल्फ फुलफिलमेंट, फ्रीडम, प्लेयर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब आपने एकदम टीवी पे या सोशल मीडिया पे कई एड्स ऐसी देखी होंगी जो आप अपने साथ कनेक्ट करते हैं पर्सनल वैल्यूज के साथ। कोई एग्जांपल देंगे कि आपने कौन सी रिसेंट टाइम में कौन सी एड देखी है जो आप अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं? एनीवन एवर? सर पर्सनल वैल्यू के साथ सर एक वो जज़ा फूड्स की थी शायद, वो मेरे ख्याल में कि हम लोग करते हैं, काफी घरों में इस तरह होता है। नेशनल मसाले की नहीं है? शान मसाला, नेशनल मसाला। अब शान मसाला ने रिसेंट टाइम्स के रमजान के अंदर एक खूबसूरत ऐड बनाई थी, किसी ने देखी है वो ऐड? कि वो एक कपल घर में रहता है, तो नेबर्स उसके बात उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो वो जो कपल उनकी जो वाइफ होती हैं वो डेफ होती हैं।
वो फिर जब वो खाना लेके जाते हैं तो वो फिर एक इमोशनल टच होता है उसके अंदर, एक बॉन्डिंग होती है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसमें मैं कहूँ means and conceptualization of component for advertising strategy। ये जो मॉडल है ना ये एक्सप्लेन करता है कि जो कस्टमर्स की एट्रीब्यूट्स, जो प्रोडक्ट्स की एट्रीब्यूट्स है ना, वो उसकी वैल्यू से हाईलाइट करें, और वो जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट क्या है। अगर हम डिफरेंट दूध कंपनीज की, दूध वाली कंपनीज की एग्जांपल ले लें जो मिल्क बनाती हैं, नेस्ले हो गया, ऑल्पर हो गया, प्रेमा। प्रीमा का नाम सुना है किसी ने? PREMA, प्रेमा, अनहार। ये आप लोगों ने इनमें से आखिरी दो में से किसी का नाम सुना हुआ है? मुझे मैसेज करके बता दें अगर नहीं सुना हुआ तो। चले, इसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आपके आप यूज कर रहे हैं ना, उसकी एट्रीब्यूट्स आपको आपकी वैल्यूज के साथ, आपकी पर्सनल वैल्यूज के साथ लिंक करती हैं कि नहीं। अब देखेंगे, नेस्ले ने एक अपनी ब्रांड के अंदर वेरिएशन लेके आया दूध के अंदर। स्पेसिफिकली उसकी टारगेट ऑडियंस थी फीमेल्स। वो जिसके अंदर उन्होंने कहा जी ये इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है हमारे दूध में, तो ये हेल्दी फूड हैं, फीमेल्स को ये ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसमें उन्होंने इंडोर्समेंट भी की, अपना ब्रांड एम्बेसडर मायरा खान जो हमारी फेमस एक्टर है उसको भी लिया, ताकि जो मैसेज है ना एक स्पेसिफिक मार्केट को, वो डायरेक्ट उस मार्केट को जाके हिट करे। तो ये अब आप कैल्सी की अगर आप एड देखते हैं, कैल्सी की एड में भी यही चीज़ें बताई हुई हैं। एक ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक हर चीज़ है, पर उन्होंने ना वो कैल्सी को फोकस करने के लिए उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑरेंज में दिखाई हुई हैं। और आजकल जो नया एड चल रहा है उसके अंदर बुजुर्ग खातून खवातीन जंपिंग कर रही हैं, वो इंजॉय कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो अपने ब्रांड की जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स हैं, वो अपने जो कस्टमर्स की वैल्यूज़ है ना, पर्सनल वैल्यू, उसके साथ एफिलिएट करते हैं। ये जो अप्रोच है ये अब बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ होती है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, और कॉर्पोरेट गोल्स क्या हैं। इसके अंदर अब देखें, मैंने मिसाल लिखी हुई है, इंटरनेट की स्पीड है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, सैंपल्स आ जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, क्विक रिजल्ट है, सेल्फ फुलफिलमेंट है। अब सेल्फ फुलफिलमेंट तो आपकी अपनी है, और क्विक रिजल्ट ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की है, और स्पीड ये आपके कॉर्पोरेट की है। तो ये तीन चार चीज़ें जब कनेक्ट करती हैं, इसमें भी आपकी वैल्यूज़ को देखने होते हैं जो भी एडवर्टीजमेंट है। इसमें मैंने एक ऐड भी लगाई हुई है, ये आपको शायद प्रॉपर नज़र ना आए, तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर इन्होंने कैसे बताई हुई चीज़ें। विजुअल एस्पेक्टेंटो, ये एक कंसेप्ट है कि आपको जो ज़्यादा दिखता है ना, वो ज़्यादा आपको आपके दिमाग में रह जाता है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो काफ़ी देर तक रहता है। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज विजुअल इमेजिनरी इन इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी ट्राई टू क्रिएट visual esperanto, the universal language that make global advertising possible for any good or services. Visual Esperanto advertising recognize the visual image are more powerful than the verbal descriptions and transcends culture differences। अब ये देखें, इस ऐड के अंदर अगर मैंने नीचे जो लगाई हुई है पिक्चर, एक कंपनी है OIB रिवार्ड प्लस। उन्होंने जो एक बेबी को इसको क्या कहते हैं, कैंडी क्रश कहते हैं, ये जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, ये लॉलीपॉप है, ये कोई बताएगा मुझे? अच्छा, जो भी पकड़ा हुआ है हाथ में बेबी ने खाने के लिए, उसमें एक रिवार्ड की है, उसमें एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा है। उन्होंने कहा जी हम आपको रिवार्ड प्लस देंगे, तो उसमें एक्साइटमेंट लेवल उन्होंने इमेज को यूज करते हुए दिखाया है। अगर फॉर एग्जांपल हम आपकी स्टूडेंट और टीचर की एक एग्जांपल ले लें कि अगर एक टीचर कहता है कि क्लास नहीं होगी, आपका एक्साइटमेंट लेवल एक पीक पे होगा, वो डिफरेंट
तरीके का होगा। और जब टीचर कहता है जी क्लास लेनी है और मैं क्विज भी लूंगा तो उसका excitement level कुछ और तरह का होता है. The impact of advertising expenditure in developing advertising campaigns, there may be a unrealistic assumptions concerning the relationship of advertising budget to effectiveness. For instance, a manager may believe that a direct relationship exists between expenditure on advertising communication and subsequent sales revenue. ये जो आपने जो आपके एडवर्टाइजिंग है ना उसका इम्पैक्ट आपके एक्सपेंडिचर से भी आता है और उसकी आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जब आपकी सेल्स या रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप उसकी कम्युनिकेशन का और एडवर्टाइजिंग का रिलेशनशिप फिर जाके डिफाइन कर सकते हैं। नीचे उन्होंने तीन चार टाइप इफेक्ट्स बताए हुए हैं। उसके अंदर द कम्युनिकेशन गोल है, थ्रेशोल्ड इफेक्ट है, डायमेंशनिंग रिटर्न्स है, कैरी ओवर इफेक्ट है, वेयर आउट इफेक्ट है, डिके इफेक्ट है। Threshold effect occurs at the point in which the advertising program begins to have a significant impact on the consumer response. In some circumstances, threshold effect may be relatively easy to achieve. For instance, a new good or services may be so innovative that consumers become quickly aware of its advantage and become willing to buy the item immediately. Such was the case with the first iPhone. Also, when a company with a strong established brand name introduces a product, the threshold point will be reached more quickly. इस स्लाइड से किस किस को क्या समझ आई है कोई बताएगा मुझे? माइक ओपन करके बताएं। हेलो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है नया और वो मार्केट में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन के साथ आया है तो इसका मतलब एक थ्रेश बना लेगा दूसरे कंपेटिटर्स के लिए और उनको कम्पीट करना दूसरे कंपेटिटर्स को कम्पीट करना उस थ्रेश के लिए एक चैलेंज बन सकता है अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है बनाने के अंदर। इसके एक एग्जांपल दी हुई है आईफोन की। आईफोन ने थ्रेशोल्ड क्या बनाया? आईफोन एक एप्पल एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। एप्पल जब बड़ा कंपनी बनी थी तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती थी, ये सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रही थी। उन्होंने जब रेवोल्यूशन लेके आए मोबाइल के अंदर तो जब पहला मोबाइल ही लॉन्च ऐसा किया है कि वो जो टच टेक्नोलॉजी और साथ उन्होंने अपने आईओएस को लॉन्च किया मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर तो वो एक बेंचमार्क बन गया था, थ्रेशोल्ड इफेक्ट बन गया था दूसरे कंपेटिटर्स के लिए। Diminishing returns as a part of concave downward function in which incremental increase in expenditure in advertising result in smaller and smaller increase in sale. A margin analysis reveals that the further advertising and promotion should adversely affect profit because sales increase are less than what the company spends on the additional marketing or advertising. Diminishing return का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज एडवर्टीजमेंट के ऊपर तो बहुत खर्चा कर देती हैं पर उस एक्सपेंडिचर की वजह से उनकी इतनी सेल नहीं आती। जब वो सेल नहीं आएगी तो वो मार्केट में से वो जो जनरेशन है प्रॉफिट जनरेशन वो कम हो जाएगी तो फिर वो अपने रिसोर्सेज को एडवर्टाइजिंग पे कम यूज करेंगे। इसकी कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि रिसेंट टाइम में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट से खत्म हो गया? हेलो। यस सर। कोई एग्जांपल दे दें जी, ये मैंने अभी जो बात बोली है उसकी कोई एग्जांपल दे दें कि कौन सी डिमिनिशिंग इफेक्ट पड़ सकता है। सर आवाज़ नहीं आ रही है और आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अच्छा, आपकी तरफ ना सिग्नल्स का इशू होगा। इसके अंदर सर आपको मैं अभी रिसेंट टाइम की एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि नोकिया की एग्जांपल ले लें। नोकिया जब स्टार्ट में आया था तो वो एडवर्टाइजिंग कर रहा था। मैंने आपको एक पिक्चर भी शेयर की थी फोर्ट वैगनिंग की, ठीक है, द सेल फोन किंग्स।
किंग नोकिया। तो अब क्या हुआ कि उसकी सेल कम होगी, एडवर्टाइजिंग उन्होंने की पर सेल कम होगी। उन्होंने अब अपनी एडवर्टाइजिंग करना ख़त्म कर दी है बिल्कुल ही। अब आपको टीवी चैनल्स पे भी उनकी एडवर्टाइजिंग बहुत कम मिलेगी। अभी उन्होंने हालांकि रीब्रांडिंग की है, अपने ब्रांड को रिपोजिशन भी किया, पर उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ। कैरी ओवर इफेक्ट क्या होता है? कंज्यूमर परचेज मैनी प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे नीड देम, सच एज वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर। Promotion for these products should be designed to create brand recall, which occurs when the consumer has been exposed to the company message for so long that when the time comes to buy, the individual remembers the brand name. This indicates the presence of carry over effect. कैरी ओवर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो लाइन पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, उसमें यही लिखा हुआ है कि वो प्रोडक्ट जो आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप खरीदते हैं, उसका उसमें आपका ये है कि वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। अब जब शादियों का सीज़न आता है तो ये वॉशिंग मशीन और वो ये जो है रेफ्रिजरेटर, इनकी सेल ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अगर नज़र आ रहा हो कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है गर्मियों का, रेफ्रिजरेटर, एसीज और ये जितनी भी वॉशिंग मशीन है, इनकी एड्स ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है टीवी पे, ताकि ये ब्रांड को रिकॉल कराना शुरू कर देते हैं कस्टमर्स के माइंड में। अब ये कस्टमर में माइंड में रिटेंशन रहेगी, तो फिर वो जब एड देखा होगा, वो कस्टमर जब जाएगा किसी भी दुकान पे और अपना ब्रांड खरीदने, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएगा, तो उसको वो उस वक्त वो ब्रांड जब नज़र आएगा ना, तो वो रिकॉल करेगा अपनी मेमोरी में। अब आपको मैं एक इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि पेल कंपनी ने 10 ईयर्स की, हायर कंपनी या पेल ने 10 ईयर्स की वारंटी दी है कंप्रेसर की, क्योंकि आप हमारी फ्रिज खरीदें 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, हमारा कंप्रेसर की गारंटी है। अब एक मैसेज कंज्यूमर के, कस्टमर के माइंड में चले गया। अब वो रिटेन रहेगा, वो किसी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। जब वो बंदा प्रोडक्ट लेने जाएगा और वो ब्रांड जब देखेगा, तो वो जब ब्रांड देखेगा तो उसको वो याद आ जाएगा कि ये वाला ब्रांड जो है ना 10 से 15 साल की वारंटी देता है, तो मैंने यही लेना है। फिर आपका वेयर आउट इफेक्ट आता है। एट अ सर्टेन पॉइंट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ or particular campaign simply becomes old or boring. Consumers tend to ignore the advertisement uh, or tune it to become annoyed at marketing communication based and believe that advertising should be discontinued. अब वेयर आउट इफेक्ट का मतलब ये है कि कंपनीज जो है ना, कुछ कंपनी ऐसे ब्रांड के ऐड बना देती हैं जो लोग बार बार देखने के बाद ना बोर हो जाते हैं, और वो बोर हो रहे हैं तो उसको फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ता है कंपनी को। इसमें अगर आप ये देखें, वाश वॉशिंग पाउडर था एक हमारा, गाय सोप जो हमारा वॉशिंग पाउडर था, कंपनी ने दोबारा उसकी रीब्रांडिंग की। थोड़े अरसे तक उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चलाया, पर उसको थोड़े से टाइम के लिए किया, लॉन्च किया, और उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उनको वो ऑडियंस नहीं मिली जो उनको चाहिए थी अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और जब कंपटीशन बढ़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद की इफेक्ट, वरना कंपनी स्टॉप एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर ऑफन बिगन टू फॉरगेट द मैसेज व्हिच इंडिकेट्स द की इफेक्ट्स। दो तीन चीज़ें होती हैं की इफेक्ट्स के अंदर। अब ये बड़े ब्रांड जो एमएनसीज वाले हैं, उनकी अगर एडवर्टाइजमेंट ना भी हो ना, तो उनके जो प्रोडक्ट है वो उनका ब्रांड है, उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है। इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सीक्रेट वाली जो कंपनीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनको पूरी दुनिया में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करने से बैन कर दिया गया है। पर आप ये देखें कि उनकी सेल जो है दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है, हालांकि कोई ब्रांडिंग, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही उनकी।
सिर्फ उनकी मार्केटिंग ये हो रही है कि वो रिटेलर्स की शेल्फ्स के अंदर वो सिगरेट पड़ी होती है और उनका कंज्यूमर बड़ा पोटेंशियल है और वो कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं से अपना जो पसंद वाला ब्रांड है वो खरीद लेता है। पर इसके ही कंपैरिजन में एक दूसरा कंसेप्ट ये भी है, देखिए फैक्ट, कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो छोटी कंपनियां हैं और वो अपने ऐड चलाती हैं, लोग रिटेन नहीं करते और वो मैसेज वो थोड़ी देर के लिए चलाती हैं और बंद कर देती हैं। तो जो ब्रांड है ना वो पर लोग भूलना शुरू कर देते हैं और ऐसे आपने कई ब्रांड ऐसे देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, जो स्टार्ट हुए और आपने सीजनल उसको चेक किया, उसको देखा और थोड़े अरसे बाद आपको पता लगा कि वो ऐड बंद हो गया और आपके दिमाग की मेमोरी से भी वो ऐड खत्म हो गया। इन हाउस वर्सेस आउटसाइड एजेंसी क्या होता है? इन हाउस और आउटसाइड एजेंसी के बारे में कोई मुझे कंसेप्ट बताया कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है? इन हाउस और आउट हाउस एजेंसी, अहमद जी सर। बताओ बेटा क्या है ये? सर देख रहा हूँ इसमें। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात हो रही है। जी सर वही देख रहा हूँ सर। ये जो एक तो मेरे ख्याल में वो है कंपनी के अंदर जो एक रखा होता है एडवर्टाइजर वाला, या फिर आप बाहर से बनवाते हैं एडवर्टाइजमेंट आजकल, एजेंसी के थ्रू। आजकल हाँ वही वही आजकल हो क्या रहा है, ज्यादातर आउटसोर्स हो रही है कि इन हाउस में बन रही है एडवर्टाइजिंग? सर कोई आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में आउटसोर्स ज्यादा हो रहा, क्योंकि उसमें कंपनी को शायद फायदा होता है। ये लिखा हुआ है इन हाउस के अंदर लोअर कास्ट होती है, कंसिस्टेंट मैसेज होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोटेक्ट और मिशन की और जल्दी बन जाता है। लोअर टर्नओवर रेट होता है पर क्रिएटिव टीम के अंदर, क्रिएटिव टीम का लोअर टर्नओवर रेट होता है। आउटसाइड एजेंसी के अंदर रिड्यूस फिक्स कास्ट होती है, फिक्स कास्ट आपकी कम हो जाती है, ग्रेटर एक्सपर्टीज होती हैं, एक्सपर्ट बंदे मार्केट में बेताशा हैं एजेंसीज के पास। आउटसाइडर पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है, एक्सेस टू टॉप टैलेंट। ये आउटसाइड आउटसोर्स जो एजेंसी करती है ना, आउटसोर्सिंग वाली जो एजेंसी है, जो बाहर कंपनी की अपनी नहीं है वो आउटसोर्स करती है, उनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, उनका स्पेसिफिक काम ही ये है एड्स बनाना और किस तरह बनाना। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक एड शेयर किया था, वो जिसपे आपने कमेंट भी किया था कि वो एक ऑनलाइन शॉपिंग की एड बन रही है मनी हेस्ट की, उसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर। अब देखें उन्होंने आउटसोर्स ही किया ना, किसी मार्केटिंग वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया होगा, इतना बड़ा बजट और इतनी हैवी कास्ट उस ऐड के अंदर उन्होंने इंडोर्स किया है। तो अभी वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बताएगा ना कि वो क्या क्वालिटी लेके आता है। पर अभी तक तो उसकी क्वालिटी के ऊपर सिर्फ यही है कि उन्होंने ऑडियंस को एंगेज कर लिया है सोशल मीडिया में जितना कर सकते हो। सर वो बजट लगता है कि वो कोई मूवी आ रही है बिल्कुल। और लघु है, वही बता रहा हूँ कि जितना उन्होंने बजट उसमें दे दिया है कि अगर खुदा ना खासा वो अगर ना पूरा कर सके अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव उस ऐड के थ्रू, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि सब कुछ ही ब्रांड अप हो जाएगा। ये बजट एलोकेशन कंसंट्रेशन, इसके अंदर जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सिलेक्शन करते हैं ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो उसके मुताबिक आप अपने बजट की एलोकेशन करते हैं। ठीक है, अ स्मॉल अकाउंट में बी नॉट बी अट्रैक्टिव टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब स्मॉल अकाउंट से मुराद है कि स्मॉल फर्म्स, अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोटी छोटी फर्म्स को तो नहीं हायर करती। अब मैंने आपको एक ऐड भेजा था, वो क्या नाम था उसका, वो एक्सक्यूज मी वाले का, ठीक है। अब कुछ लोग उस तरह के लोग जिनके पास अपनी एक बजटिंग स्पेसिफिक होती है ऐड देने की, वो इस तरह के लोग हायर कर लेते हैं, एक अपना ही हल्की फुल्की ऐड बना के अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। पर जो बड़ी कंपनीज है वो प्रॉपर चैनल से आती हैं और प्रॉपर
सारी चीज़ें उनको अलाइन करके अपना ऐड बनाती हैं। एक क्राउड सोर्सिंग होती है, इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कंपेन टू द पब्लिक। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है कि आपने जो क्रिएटिव एक्सपेक्ट है कंपेन और एडवर्टाइजिंग का, वो आपने पब्लिक से लिया है। इट ऑफर्स टू द अल्टरनेटिव टू क्रिएटिंग कमर्शियल इन हाउस और हायरिंग एन एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जो हमने जो पहले आपने बात की है कि एक्सटर्नल एजेंसी आपने हायर करनी एडवर्टाइजिंग या इंटरनल वाले से बात करनी। क्राउड सोर्सिंग क्रिएट अ वायरल बस। हम ये वायरल बस का जो कंसेप्ट है ना, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। एज यूजर व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रिकमेंड और सेंड फेवरेट टू फ्रेंड्स ऑफ पोस्ट लिंक। Steps in selecting an advertising agency: set goals, select process and criteria, screen initial list of applicant, request client references, reduce list to 2 or 3 viable agencies, request creative pitch। ये 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर आते हैं कि आपने जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करनी है ना, सिलेक्ट करनी है, तो आपने अपने जो गोल सेट किए हुए हैं वो सबसे पहले उसके मुताबिक देखना है कि कौन सी आप एजेंसी को हायर करेंगे तो वो आपके गोल्स को फिल करेगी। आप एक सी ग्रेड या बी ग्रेड एजेंसी जो हायर कर ले और वो आपकी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक काम ना कर सके, तो आपके गोल्स तो कंप्लीट नहीं होंगे। सिलेक्ट प्रोसेस एंड क्राइटेरिया। आपने फिर अपने क्राइटेरिया भी और प्रोसेस भी सिलेक्शन का फिर बनाना है, जिसके अंदर आपने इनविटेशन भेजनी है डिफरेंट एजेंसीज को कि हम मैं मेरे पास इतना बजट है और ये मेरी कंपेन है, मैं इसका ये ऐड बनाना चाह रहा हूँ, काइंडली आप मुझे अपनी कोटेशंस दें। फिर वो लिस्ट आती है, कोटेशंस आती हैं। फिर उस कोटेशन और लिस्ट के अंदर से आप अपने क्लाइंट रेफरेंसेस, जो आपके रेफरेंसेस क्लाइंट होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं। फिर आप उसके बाद फाइनलाइज करते हैं कि किसकी कोटेशन सबसे कम है और सब जो वर्थ भी रखता हो कोई जो एजेंसी वाला है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला, फिर उसमें से आप 1 या 2 एजेंसीज को सिलेक्ट करते हैं और उन एजेंसीज को सिलेक्ट करने के बाद आप उनको कहते हैं क्रिएटिव पिच दें। अब क्रिएटिव पिच के अंदर ना वो चीज़ें डिस्कस होती हैं जिसमें हमने, मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रेजेंटेशन पिच होती है, मार्केटिंग पिच भी होती है कि आपने अगर किसी जगह पे जाना है तो आपने अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो कैसे बेचनी है, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसे बेचना है और आपने अगले बंदे को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। तो वो फिर बुला, वो 2 से 3 जो कंपनीज उन्होंने एजेंसीज को हायर बुला शॉर्टलिस्ट किया होता है, वो उनको बताते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, उनका आइडिया सुनते हैं। तो अगर उनको आइडिया पसंद आ जाता है तो उसको उसी वक्त उसको डन कर देते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस करनी होती हैं तो उसको बता देते हैं। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम ये है कि उन्होंने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और क्लाइंट आपको डे बाय डे मॉडिफिकेशंस का कहता है वो। और आप जब किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप उसको कभी भी नो नहीं कह सकते, वो क्लाइंट ऑलवेज करेक्ट होता है। फिर उसके अंदर आ जाता है हमने एवेल्युएशन क्राइटेरिया इन चूजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सर एक क्वेश्चन है कि जिस तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को एक कंपनी जाती है, एक कंपनी उसके पास, उसका कंपेटिटर भी अगर उसी कंपनी के पास चला जाता है और उसको ज्यादा पे करता है, तो ऐसा होता है कि एजेंसी आपकी एड में कोई इस तरह की गड़बड़ कर दे कि आपको नुकसान हो जाए आगे मार्केट में। बेटा ये जो होती है ना चीज़ें सारी लीगलाइज होती हैं। एक एग्रीमेंट साइन होता है उनके साथ। जब आप एक, अब देखें ना मेरी बात सुने, एक आइडिया है, एक कंपनी ने, टॉप मैनेजमेंट ने, अपनी मार्केटिंग टीम ने एक आइडिया फ्लोट किया। अब उस आइडिया की जी एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने एजेंसी को हायर किया। अब जी एजेंसी सर। एजेंसी ने अपनी रिक्रूट भी तो देखनी है ना। अगर वो इस तरह जी की हरकतें करेगी तो उसकी रिक्रूट के ऊपर कितना होगा अफेक्ट। आपको मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह दे दूं कि एक एजेंसी है जो बहुत से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के ना
एड भी बनाती है और इवेंट भी उनके कवर करती है। मुझे अब उसका नाम भूल गया, मैंने उसका पेज भी लाइक किया हुआ। मैं मुझे अब याद आएगा ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर जी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी पूरे पाकिस्तान में दुनिया के अंदर काम कर रही है, तो वो अगर इस तरह के काम करेगी तो अपनी रेप्यूट खराब करेगी। तो ऐसा होता नहीं है। हर कंपनी अपना लीगल लीगल डिपार्टमेंट से हर चीज कंफर्म करती है, फिर जाके ये चीजें होती हैं। ठीक। अब आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चूज कैसे करना है, उसका साइज ऑफ द एजेंसी। अब यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और बड़ी महंगी हैं, कि उसके अंदर इतना वर्थ है कि वो आपकी आपका जोर उठा सके। क्योंकि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब आप किसी को कुछ चीज कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, किसी चीज बनाने का, तो आप उसको पूरी पेमेंट नहीं करते जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि फ्रीलांसिंग आप करते हैं, आपको एक अमाउंट का पता लग जाता है कि जी हम ये बंदा मुझे इतने डॉलर देगा अगर मैं उसकी ये असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो साइज ऑफ द एजेंसी के अंदर भी ये बात हो सकती है कि आपको उसका साइज का पता हो, उसकी कैपिटल कैपेसिटी का पता हो कि यार वो अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा एजेंसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लिया है, तो उसको मेरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए इतना कैपिटल है कि वो मेरा जोर उठा सकता है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ द एजेंसी, क्या जो आपने एजेंसी सिलेक्ट की है वो रेलेवेंट भी है आपकी इंडस्ट्री से, उसकी कोई वर्थ भी है मार्केट में कि नहीं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मुझे बता दें। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ओपिनियंस के साथ एक बंदे की, एक कंपनी के ओपिनियन कुछ और हो, आपके ओपिनियन कुछ और हो, तो काम कैसे चलेगा? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने खत्म करने हैं। क्रिएटिव रेपुटेशन एंड कैपेबिलिटीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, उनके पास प्रोटेक्शन हाउस भी अच्छा है कि नहीं है। मीडिया परचेजिंग कैपेबिलिटी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अदर सर्विसेज अवेलेबल, पर्सनल केमिस्ट्री, आप दोनों कंपनी की और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की पर्सनल केमिस्ट्री मिलती भी है कि नहीं मिलती। पता लगे कंपनी मशरक की तरफ जाना चाह रही हो और एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको मगरब की तरफ लेके जाना चाह रही हो, तो आपको तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। Roles of advertising personnel. Advertising agency employees perform a wide variety of roles. In small agency, an individual may carry out multiple roles. In a large agency, multiple individuals will be employed in the various departments and perform similar functions. The primary role with the agency consists of the account executives, creative, traffic manager, account manager. Account executive work with creative people, traffic managers, or account planner in developing advertising campaign for clients. ये अकाउंट एग्जेक्टिव पढ़ के क्या नजर आता है कि ये अकाउंट एग्जेक्टिव की बात क्यों की जा रही है इसमें? अमल बताओगे मुझे? सर मुझे नहीं समझ आई, अकाउंट एक्सेक्टिव वर्क विद क्रिएटिव। यार मैं ना आपको एक असाइनमेंट दूंगा अगली क्लास में। आपने ना, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जो स्मॉल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है ना, उनके पास एक दो लोग ही होते हैं जो कुछ रोज अदा कर रहे होते हैं। जो बड़े लोग, जो बड़ी कंपनी होती है ना, उनके पास हर डिपार्टमेंट में अपने लोग होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मेन रोल अदा करता है। वो क्या रोल अदा करता है कि वो जाके, जो अकाउंट एग्जेक्टिव है उनका, वो जाके निगोशिएट करता है क्लाइंट्स के साथ कि जी ये जो डील कोटेशन, मैंने आपको पहले बताया कोटेशन की बात, कि जी ये हमारी कोटेशन है। कंपनी कहती है जी हमने, हमें ये चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो वो अकाउंट एग्जेक्टिव उसके अंदर प्लस माइनस चीज़ों को कर रहा होता है। अकाउंट एग्जेक्टिव एक चीज़ फाइनल करता है तो वो जाती है क्रिएटिव टीम के पास। वो क्रिएटिव टीम क्या करती है, वो उसकी प्लानिंग पर करती है कि हमने ये जो आइडिया है, जो कंपनी ने हमें आइडिया दिया है, इसको किस तरह हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
फिर जाते हैं ट्रैफिक मैनेजर। ट्रैफिक मैनेजर वो होते हैं जो ऑडियंस को एंगेज करने की प्लानिंग बना कर रहे होते हैं कि अगर ये ऐड बन जाए जो आइडिया कंपनी ने दिया है और जो हमारी क्रिएटिव कंपनी ने उसके ऊपर काम किया है उसको हम ऑडियंस को कैसे एंगेज करें। फिर अकाउंट प्लानर्स होते हैं। अकाउंट प्लानर्स का मुकाम ये होता है कि उन्होंने वो जो रिसोर्सेज उस एड बनाने में यूज होने हैं उनकी अवेलेबिलिटी करनी है, उनकी वो हर चीज कंप्लीट करके देनी है। फॉर एग्जांपल अभी एक चीज देख रहा था, मेरी नजरों से गुजरी। पीक फ्रीज की एड देखी है आपने? पीक फ्रीज की है मतलब आपने कोई टीवी पे पीक फ्रीज की एड देखी है? सर अभी फिलहाल तो कोई नहीं देखी मेरे ख्याल में, गुजरी होगी कोई नजर से सर, याद नहीं है, मतलब जहन में नहीं। पीक फ्रीज चले गया है एनिमेशन के ऊपर एड्स पे। वो शुरू से ही एनिमेशन पे है। अब वो क्या करने लगे हैं, अब उस एडवर्टाइजिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। वो एक बिग सीरीज बनाने लगे हैं उसी एडवर्टाइजिंग की ना। अब देखें, एनिमेशन करना कोई आसान काम नहीं है और बहुत महंगा काम है ये एडवर्टीजमेंट जो है ना, एनिमेशन करके। अब उनके पास ये 3-4 लोग इकट्ठे होंगे तो फिर जाके वो प्लान एग्जीक्यूट हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। आप लोग ऐड देखा था ना, बड़ा ऑब्जर्व करके देखा करें ऐड जब देखते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपेन पार्ट पैरामीटर्स क्या है? आपके एडवर्टाइजिंग गोल्स होने चाहिए, मीडिया सिलेक्शन होनी चाहिए, टैगलाइन होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग कंपेन, अब मीडिया एजेंसी या कंपनी वाले, बल्कि कंपनी वाले अपनी ये चीज़ें बताते हैं और मीडिया एजेंसी फिर उसके मुताबिक अपनी ऐड बनाती है कि एडवर्टाइजिंग गोल क्या है, मीडिया सिलेक्शन क्या है, टैगलाइन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, पोजीशनिंग क्या है, कैंपेन ड्यूरेशन क्या है। एडवर्टाइजिंग गोल के अंदर हमने जी ब्रांड अवेयरनेस करनी है। ब्रांड अवेयरनेस में दो चीज़ें आती हैं, टॉप चॉइस आता है या टॉप ब्रांड आता है। टॉप चॉइस के अंदर वो होता है कि जो आपको आप एक्सपीरियंस करते हैं कि ये ब्रांड जो है ना टॉप पे है, सब लोगों की पसंदीदा ब्रांड है। एप्पल देख लें, एप्पल मोबाइल फोन टॉप चॉइस ब्रांड है, ठीक है, हवावे आजकल टॉप चॉइस बना हुआ है। उसके बाद टू इन्फॉर्म कि आपने जो चीज़ बनाई है ना उसको आपने सही तरह उसको प्रेजेंट भी करना है, इन्फॉर्म भी करना है अपनी जो टारगेट ऑडियंस पर। टू परस्यू परस्यू आपने जो चीज़ बना के उसकी इंफॉर्मेशन दी उसको फिर परस्यू करना है, कस्टमर का फीडबैक लेना है, उसको देखना है कि वो सही जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। फिर आपने टू सपोर्ट अदर। अब कुछ एडवर्टीजमेंट के गोल ऐसे होते हैं कि कुछ कंपनीज दूसरी फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए साथ ज्वाइन कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल रमज़ान के अंदर काफ़ी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो डिफरेंट एनजीओज को सपोर्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड दे रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोका कोला का एक ऐड देखा होगा, ईदी ईदी के लिए, कुछ समथिंग इस तरह का, जिन्होंने कोका कोला ने ईदी को कंट्रीब्यूशन दी थी अपनी कि जितनी ज़्यादा सेल होगी उसमें से हम इतना कंट्रीब्यूट आपको करेंगे। ईदी की भी हो रही थी और साथ कोका कोला की भी हो रही थी। टू इंकरेज एक्शन, जो आपने एक्शन लिए हैं ऐड बनाने के लिए, जो ऐड जिस मकसद के लिए बनाया है वो उसके एक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। क्रिएटिव ब्रीफ क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर अब दूसरी चीज आ जाती है मीडिया सिलेक्शन। मीडिया सिलेक्शन के अंदर आपने कौन कौन से मीडिया को यूज करना है। टीवी को यूज करना है, डिजिटल मीडिया को यूज करना है, एसएमएस मीडिया को यूज करना है, बस मार्केटिंग करनी है, गुरिल्ला मार्केटिंग करनी है, क्या करना है वो आपने सेट करनी है। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए? अहमद यस साहब, सर, सर होनी चाहिए, उसी से ही उसकी पहचान बनती अहमद साहब लोग। आपकी टैगलाइन क्या है, आपकी अपनी? सर अभी तक कोई सोची नहीं। डेली बोलते हो अपनी टैगलाइन, कल मुझे भी बताई थी आपने मैसेज में।
आपने कहा नहीं था कि मैं बड़ा रंगबाज हूँ। ओ अच्छा सर। वो आपने अपनी एट्रीब्यूट्स नहीं दिखाई अपने आप की कि सर मैं ऐसे ही हूँ। अब देखो ना, लोग आपको बका कहते हैं ना लोग आपको बका। जी सर। ये क्या है, आपकी टैगलाइन नहीं है? अहमद बका जी रंगबाज, सर। अहमद बका रंगबाज। सर ये रंगबाज बकरी डल गई है, बग्गा तक ही ठीक था। नहीं बेटा, ये हम कल वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार वाली बात ही है। चलो वो इसी तरह की टैगलाइन होती है, और हर कंपनी की टैगलाइन आपके माइंड के अंदर ना ज्यादा देर तक रहती है। आप उस टैगलाइन से अपने आप को परसीव करते हो, अपने आप को लिंक करते हो। डॉलर्स रेफ्रिजरेटर की किसी को टैगलाइन याद है? डॉलर्स रेफ्रिजरेटर की टैगलाइन। क्योंकि ये रिलायबल है। नहीं 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 नहीं, किसको याद है, जरा बोले। अहमद, अब आपने नहीं बोलना। अच्छा, वेव्स की, वेव्स क्या है, वेव्स का नाम सुना हुआ है आपने? वेव्स, क्या इसकी टैगलाइन क्या है? । 94 मैसेज कर रहे हैं, क्या है टैगलाइन है इसकी वेव्स की, तो याद आ रही है? ये कोका कोला की टैगलाइन क्या है? कोका कोला की टैगलाइन क्या है भाई? तो मैसेज कर दे। अच्छा, यू फोन की टैगलाइन क्या है? तुम ही तो हो। इन्होंने अपनी टैगलाइन चेंज नहीं कर ली यू फोन वालों ने? ये तुम ही तो हो है, इसलिए कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। आपकी जो एडवर्टाइजिंग की जो बारे में आप कंपेन लेके आ रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो कि हर चीज़ एक चीज़ से लिंक करे, और उसमें वो सारे अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो। पोजीशनिंग, जिस और आपकी जो एड है ना, वो आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग भी बनाए। ये ना हो कि आपने ऐड बना ली है और वो आपकी पोजीशन अब क्रिएट कर सके मार्केट के अंदर। पोजीशनिंग होता क्या है वैसे, कोई बताएगा मुझे उसकी डेफिनेशन? पोजीशनिंग की डेफिनेशन क्या है? एबत, पोजीशनिंग की डेफिनेशन क्या है? कंपेन ड्यूरेशन, कंपेन ड्यूरेशन आपका कितना है? अब कुछ लोग ओकेजनली अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ब्रांड में नई चीज़ लेके आते हैं, उसको ओकेजनली लॉन्च करते हैं, उस ड्यूरेशन तक उसको वो मीडिया पे एक्टिवेट करते हैं, और उनकी वो मकसद फुलफिल हो जाता है। कि आपकी कंपेन का ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए। कभी किसी ने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग की है? फेसबुक के ऊपर किसी ने एडवर्टाइजिंग की है कभी? कि स्पॉन्सर पेड एडवर्टाइजिंग की हो किसी की? वो ड्यूरेशन को अगर नहीं की, तो अगर बता देता हूँ कि वो जब आप एडवर्टाइजिंग उसको पेड करते हैं ना, तो आपसे ड्यूरेशन पूछता है, कितने दिन का ड्यूरेशन रखना है आपने, 7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। फिर उसके मुताबिक वो पैसे उसके बनाता है। एडवर्टाइजिंग गोल के अंदर हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा क्रिएटिव ब्रीफ, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, आपकी मैसेज की थीम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए,
वही सपोर्ट आपकी बात आ जाती है कि आप जो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी क्लियर हो और कंस्ट्रेंट कोई भी ना हो इसके अंदर। क्रिएटिव बरीफ, क्रिएटिव बरीफ किसे कहते हैं? यस सर, बहुत। ये क्या लिखा है सर? बहुत है, मंगने हैं, मांगने हैं। मुझे आपकी बात समझ नहीं लगी, क्या लिखा है? 44 आपने क्या लिखा है ये? यस सर बहुत। मुझे जरा दोबारा बताएं। ये हल्की फुल्की चीजें चैप्टर के अंदर है, ये सारे कंसेप्ट ही, और ये कंसेप्ट ही आएंगे। इसमें रट्टा मारने तो रट्टा तो आप लगा नहीं सकते किसी चीज का भी। बुक को एक दफा जरूर जो है ना एक्सप्लोर कर लीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। मैंने इस स्लाइड में ना कंटेंट खुद कम डाला है ताकि आप बुक को भी जरा एक्सप्लोर कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। कल वो आपकी जीआर आई थी मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि सर हमारी मेकअप क्लासेस नहीं हुई, काफ़ी दो क्लासेस नहीं हुई। मैंने आप सबकी क्लासेस की अटेंडेंस तो लगा दी है, पर एक या दो क्लासेस जो है ना हमने अरेंज करनी है। कल एक वर्कशॉप सेमिनार हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सब स्टूडेंट्स उस सेमिनार को अटेंड करें, ताकि मैं ना आपकी एक जो एक मेकअप क्लास जो है ना उसको उधर मैं वो कर दूँ, उसकी अटेंडेंस में लगा दूँ। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अहमद साहब, बात समझ आ रही है आपको मेरी? सर समझ तो आ गई है, पर मैंने आज रात इस्लामाबाद जाना है। बेटा क्या करने जाना है इस्लामाबाद? सर दोस्त की शादी है। तो बेटा फिर असाइनमेंट कब करनी है तुमने? सर मैं अभी बना के सेंड करके फिर ही जाऊंगा, या रात को बस में बना लूंगा, वेले ही बैठना। सर यूनी आएंगे कैसे? बस पे आएंगे और किस पे आना है आपने? उधर इंटरनेट पे क्लास नहीं ले सकते, बस 1 बजे ही आती है। उधर इंटरनेट पे क्लास ले नहीं सकते और बसेज 1 बजे ही आती है। आपने किधर से आना होता है? वैसे वो सेमिनार 3 बजे स्टार्ट होना है, आई थिंक 3 बजे, 2 या 3 बजे। मैं आप लोगों का फायदा, तो आप तो रिमिया खान के रहने वाले हैं, आप तो आ सकते हैं अगर कर ले। आपके फायदे की चीज़ें होंगी। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो सीखने को मिल जाता है बंदे को। मैंने आपके साथ मेरा लिंक शेयर भी किया था, तो कोशिश करें कि आप लोग आएँ। तो जो नहीं आएगा कोई मसला नहीं, अल्लाह करम करे। अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा आपके। और कोई किसी ने क्या सवाल, किसी का कोई मसला मसाइल, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो। ये 44 किधर गया? बाकी रह कितने गए हमारे पास? चले जी, पर ठीक है। बच्चा बच्चा खुद ही छोड़ दिए, हाँ जी, बच्चे खुद ही भाग गए हैं। बोर हो गए हैं यार। आप लोग मुझे कहते हैं ऑनलाइन सेशन में, ऑनलाइन का तो मसला ही है, देखा है आपके सामने, आप देखें। सर ऑनलाइन फिर भी समझ तो आ गया ना, कुछ पढ़ा कुछ समझ आ गया। सर आपने जो लेक्चर भेजा रिकॉर्ड करके, वो 28 मिनट का कैसे सुनना है, अभी तक यही टेंशन। यार 28 मिनट में सिर्फ स्लाइडें ही हैं, और क्या है? मैंने सर मैं वो कर लूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बगा रंगबाज इतना दियां गल्लां ना करया कर। तू बटा नहीं नहीं सर, रंग पहले मैंने सोचा कि मैं रात
हाँ सर की वो वाली स्लाइड बस में सुन लूंगा, फिर मैंने सोचा बस में बोर हो जाऊंगा तो वो वही कर लूंगा केस स्टडी। हाय हाय। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। आपसे ना अगले वीक में हम मुलाकात करेंगे। आप लोगों का तो पेपर भी मैंने बनाना है, मुझे बताओ पेपर कैसा चाहिए आपको? कंसेप्चुअल सर। पक्की बात है? काम काम बिल्कुल सर, अच्छे नंबर आए हमारे, आगे आए सर ओए, मेरे दे दिया। ये 89 पूरी क्लास में तुम कहाँ पे होश थे? सर मैं इधर ही सुन रहा हूँ आपकी सारी बात। तो पेपर पेपर की बात आई है तो ऐसे एक्टिव हुए जैसे पता नहीं। सर आपने रग पे हाथ रख दिया है ना आजकल वाले। है आए मेन चीज पे हाथ रख दिया। बेटा, अभी ना मैंने एक दो सेक्शंस को ना असाइनमेंटें दी हैं, और यकीन करो इतना अफसोस हो रहा है ना वो असाइनमेंटें चेक करने करते हुए। उन्होंने कॉपी पेस्ट भी ऐसा किया है कि कमाल का। बाकी तुम खुद समझ जाओ, ये मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। जी खुद करें, हैं? खुद करेंगे सर। सर मैं एक बात बताऊं। सर बोले बोले। कल पेपर सर आसान है। सर मेन बेस होती है जो शुरू में पहले दूसरे सेमेस्टर्स में बनानी चाहिए टीचर्स को, उसमें सख्ती करनी चाहिए सर। वहां पे की नहीं, वहां पे सब कॉपी पेस्ट में लगे रहे। अब एंड में आगे अब किसी को कुछ करना ही नहीं आता, सीधी सी जो बात है। मुझे मुझे कल एक स्टूडेंट ने कहा सर आप ना ऊपर मेंशन कर दिया करें कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं तो मेरे साथ एक ना टीचर खड़े थे मेरे कुलीग ही, तो मुझे कहते हैं मुबशर ये सारे ना बच्चे चूचे हैं, इनको पता ही नहीं है कि असाइनमेंट बनाते कैसे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये चीजें करें। और मैं सही बात है सर। मेरा कजन आईबी पढ़ता है सर, उसकी असाइनमेंट में देख के हैरान रह जाता हूँ कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता, सीधी सी बात। किधर पढ़ता है? किधर पढ़ता है? आईबीएस अखर। सर आईबीए का तो लेवल ही कुछ हो रहा है बेटा। उधर तो उधर उससे और उससे उनकी असाइनमेंट उससे आप सिर्फ ये पूछिएगा कि आपको केस स्टडीज कितनी पढ़ाते हैं। जितनी केस स्टडीज उनको पढ़ाते हैं ना, कहीं और नहीं पढ़ाई जाती। सर उसने यही बताया था कि हमारे लेक्चर में स्लाइड्स कम, केस स्टडीज ज्यादा होती हैं। ऐसे ही होता है। हम तो खुद कहते हैं कि आप लोगों को कम सर यही जाते हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो केस स्टडीज कर करके कम से कम दिमाग तो काम कर रहा होता है, मैंने क्या करना है, किस चीज से कैसे निकलना है। ऐसे ही है। करते हैं आपके साथ ना, मैं केस स्टडी शेयर करूंगा मैकेंजी वगैरह की ना, कोई हाल वाल करते हैं। टेंशन ना लो। इंशाल्लाह। चलो अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल करो, एंजॉय करो। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। इंशाल्लाह सर।